7 मई 2026 को होर्मुज जलडमरू मध्य में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक है, 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाज यूएसएस ट्रॉकस्टोन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन धीरे धीरे गुजर रहे थे। ईरान के तट से आईआरजीसी के कमांडर निगरानी प्रणालियों और दूरबीनों का उपयोग करके जहाजों की गतिविधियों को चुपचाप देख रहे थे। उनके अनुसार अमेरिकी जहाज खुले हुए हैं। वे ऐसे आसान लक्ष्य लग रहे हैं जो खुद ईरान के इलाके में आ गए हैं। लेकिन तेहरान को यह नहीं पता था कि यही अमेरिका चाहता था। कुछ ही मिनटों में ईरान एक योजनाबद्ध जाल में फंस जाएगा, जिससे उनका लंबे समय से छुपा हुआ सैन्य नेटवर्क सामने आ जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक तीनों अर्लेबर क्लास डिस्ट्रॉयर्स सिर्फ वहां से गुजर नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर होर्मुज जलडमरू मध्य में कमजोर और दिखाई देने लायक बनाया गया, ताकि फिलीपींस को संदेश मिले। और योजना सच में काम कर गई। ईरान लंबे समय से अपनी तथाकथित मॉस्कीटो फ्लीट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक रणनीति है जिसमें छोटे लेकिन तेज हमलावर नौकाओं, ड्रोन, तटीय मिसाइलों और छुपे हुए स्थानों से अचानक हमलों का उपयोग किया जाता है। कई वर्षों तक यह प्रभावी रहा, क्योंकि उनके लॉन्च साइट्स बिखरे हुए और पहचानना मुश्किल थे। वह भूमिगत सुविधाएं, छुपे मिसाइल लॉन्चर और गुप्त तैनाती ठिकाने विभिन्न द्वीपों व तटीय क्षेत्रों में फैली हैं। इसलिए जब ईरान ने 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों को देखा जो आसान लक्ष्य लग रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है। लेकिन यही तो अमेरिका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईरान ने हमला शुरू किया, अमेरिकी सेना का निगरानी जाल तुरंत सक्रिय हो गया। उन्होंने रडार, विमान, ड्रोन, सैटेलाइट और नौसैनिक ट्रैकिंग सिस्टम से हर मिसाइल लॉन्च, ड्रोन की हरकत और ईरानी सेना की गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ईरान का लंबे समय से छुपा हुआ सैन्य नेटवर्क उजागर होने लगा। अमेरिकी सेना ने केस्म द्वीप, बंदर अब्बास, बंदर कमीर और सिरिक के पास विभिन्न लॉन्च पोजीशन और सपोर्ट सुविधाओं की पहचान की। रिपोर्टों के अनुसार कई तटीय मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन सुविधाएं, तेज हमलावर नौकाओं के तैनाती ठिकाने, माइन लेइंग जहाज, हथियार डिपो और लॉजिस्टिक सेंटर निशाना बने, जबकि वहां एक भी अमेरिकी को चोट नहीं आई। वहीं असली घटना स्पष्ट हो गई। कई दशकों से ईरान की सैन्य रणनीति छुपने, अचानक हमलों, भूमिगत प्रणालियों और झुंड हमलों की रणनीति पर आधारित रही है, ताकि दुश्मन के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल हो सके। लेकिन इस बार उन्हीं का हमला उनके राजों को उजागर कर गया। अमेरिका ने ड्रोन, सैटेलाइट, रडार विमान और नौसैनिक प्रणालियों से ईरानी सेनाओं की हरकतें रियल टाइम में रिकॉर्ड कर बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। मुख्य हिस्सों को पहले ही निशाना बनाया गया, इससे पहले कि वे सामान हटा सकें। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। असली लड़ाई जानकारी, निगरानी और सही समय की थी। ईरान के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य बहुत अहम है, क्योंकि यह वैश्विक तेल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में उनकी सौदेबाजी की ताकत का बड़ा आधार है। इस घटना के बाद कई विश्लेषकों का मानना है कि उनकी दशकों से बनाई गई कुछ क्षमताएं कमजोर हो गई हैं। वास्तव में रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेजरी में होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान के पास अब भी आग और नुकसान के निशान दिख रहे हैं, जो ईरानी फास्ट अटैक बोट से भीषण झड़प के बाद हुए। और अब एक सवाल कई सैन्य पर्यवेक्षकों के बीच घूम रहा है, क्या ये फारस की खाड़ी में और बड़े टकराव की शुरुआत है, या ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक साफ संदेश है कि वे ईरान की दशकों पुरानी रणनीति को भी उड़ा सकते हैं। लेकिन भले ही अमेरिका का ऑपरेशन होर्मुज जलडमरू मध्य में सफल रहा, शांति वार्ता के मामले में इससे लगभग कुछ भी नहीं बदला। असल में कुछ विश्लेषकों के अनुसार स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। जब से युद्ध विराम शुरू हुआ है, तब से अमेरिका लगातार रियायतें दे रहा है, ताकि ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। वॉशिंगटन को उम्मीद है कि शायद अब ईरान भी वाकई में तनाव खत्म करना चाहता है और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य किसी समझौते पर राजी हो जाएगा। लेकिन तेहरान का रुख नरम पड़ने के बजाय उल्टा ही हो गया। ईरान के अंदर कट्टरपंथियों का हौसला और बढ़ गया है, और यहीं पर हालात और भी ज्यादा उलझ गए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार के अंदर ही अब आंतरिक सत्ता संघर्ष चल रहा है। एक तरफ है आईआरजीसी या इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, जो एक सैन्य गुट है,
और अपनी आक्रामक और सख्त विदेश नीति के लिए जाना जाता है। ईरान की सिविलियन सरकार कूटनीतिक बातचीत और समझौतों के लिए अधिक खुली मानी जाती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की कल की रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही नाजुक संघर्ष विराम जारी है, तब भी देश के अंदर रिवॉल्यूशनरी गार्ड का मजबूत प्रभाव बना हुआ है। इसी कारण अमेरिका के साथ मध्यस्थता वार्ताएं और जटिल हो जाती हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जो बातचीत जारी रखना चाहते हैं ताकि बड़े युद्ध से बचा जा सके, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो मानता है कि ईरान को पीछे नहीं हटना चाहिए और उन्हें अमेरिका के खिलाफ दबाव और बढ़ाना चाहिए। इसी वजह से आज तक ईरान की दिशा को लेकर अभी भी मतभेद हैं। पिछले दिनों पूरी दुनिया ईरान के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रही थी, जो अमेरिका द्वारा भेजे गए ताजा प्रस्ताव पर आना था। कुछ पर्यवेक्षकों के मुताबिक ये पूरी तरह शांति समझौता नहीं है, ये ज्यादा एक अस्थायी समझौता जैसा है, जिसमें दोनों देश अगले 30 दिनों तक बातचीत जारी रखने के लिए सहमत होंगे, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा और कुछ नाकेबंदी उपायों में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। ये वो समझौता ज्ञापन है जिसे अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान को भेजा था और कल तेहरान को जवाब देने की अंतिम तिथि थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दिन खत्म होने से पहले ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति और भी अजीब होती गई, क्योंकि अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अमेरिका से कोई पुष्टि नहीं है, ईरान से कोई आधिकारिक बयान नहीं है और यहां तक कि पाकिस्तान, जो मध्यस्थता प्रयासों में मदद करने वाले देशों में से एक हो सकता है, उसने भी कोई स्पष्ट जानकारी जारी नहीं की है। ईरान ने ना तो हाँ कहा और ना ही उन्होंने ना कहा, और कई विश्लेषकों के लिए इसका कई तरह का मतलब हो सकता है। सबसे आशावादी नजरिए से देखें तो संभव है कि ईरान के अंदर अलग अलग गुट अभी तक इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए। कुछ लोग प्रस्ताव स्वीकारना चाहेंगे, कुछ लोग तनाव बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली व्याख्या है। संभव है कि ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को चुपचाप ठुकरा दिया हो, जैसे आम बातचीत में होता है। कई बार जब कोई जवाब नहीं देता, वही असल में जवाब होता है। और फिलहाल यही स्थिति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं जब ईरान को जवाब देना चाहिए था, लेकिन सभी पक्ष अभी भी चुप हैं। जैसे जैसे ये खामोशी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे और भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान वाकई में अभी भी फैसला कर रहा है, या इस खामोशी के पीछे कोई और बड़ा कदम छुपा हुआ है? और रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक और अहम बयान जारी किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अगर ईरान जवाब नहीं देता या समझौता ज्ञापन को पूरी तरह से ठुकरा देता है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जिसे वे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहते हैं, वो फिर से शुरू होगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की और भी आक्रामक कार्रवाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फिर से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अमेरिकी युद्धपोत लगातार फारस की खाड़ी में आना जाना फिर से शुरू करेंगे, जबकि वे कार्गो जहाजों और ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करेंगे, ताकि क्षेत्र में व्यापार और तेल का प्रवाह लगातार बना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक खुला रहे, चाहे ईरान इसका विरोध ही क्यों न करे। लेकिन ट्रंप के अनुसार संभव है कि सिर्फ प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी ही ना हो। कुछ लोग कहेंगे फ्रीडम क्योंकि कुछ बातें नहीं हुई, लेकिन उनके लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस भी हो सकता है, जिसका मतलब है और भी व्यापक और भारी ऑपरेशन, जिसमें अन्य सैन्य प्रणालियां और अतिरिक्त समर्थन संसाधन शामिल होंगे। और यहीं पर बातचीत और भी दिलचस्प हो गई। जहां अमेरिका दिखा रहा है कि वे किसी भी समय फिर से ऑपरेशन शुरू करने को तैयार हैं, वहीं कई कहानियां भी सामने आईं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरुआत में अचानक क्यों रोका गया था। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान के अनुसार इसे पहले एक सद्भावना के तौर पर निलंबित किया गया था, ताकि ईरान को अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार करने और फिर से बातचीत की मेज पर लौटने का मौका मिल सके। ये बहुत स्पष्ट है कि वे किन विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वे किस हद तक और किस तरह की रियायतें देने के लिए तैयार हैं।
ये अमेरिका द्वारा संघर्ष विराम के बाद दी गई कई रियायतों में से एक है। इसलिए अगर ईरान पूरी तरह से जवाब नहीं देता या अगर पता चलता है कि उन्होंने सीधे तौर पर समझौते को ठुकरा दिया है तो लगभग तय है कि ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की मीडिया में एक और कहानी भी है जो चुपचाप फैल रही है और यही सबसे संवेदनशील हिस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और बहरीन खुश नहीं थे जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की, बिना उनसे सीधे सलाह किए। स्थिति की वास्तविकता को देखते हुए अमेरिका इतनी बड़ी नौसैनिक कार्रवाई खाड़ी देशों के समर्थन के बिना नहीं कर सकता। अमेरिका को सऊदी हवाई क्षेत्र और संभवतः खाड़ी के दूसरे देशों के हवाई क्षेत्र की जरूरत है ताकि वह अपने युद्धपोतों की निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा कर सके, और वे जहाज जो फारस की खाड़ी में फिर सामान्य संचालन में हैं। इसके अलावा क्षेत्र में एयरबेस का उपयोग निगरानी, ईंधन भरने और किसी भी नए तनाव की स्थिति में त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के मुताबिक शुरू में सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने कुछ एयरबेस और एयर स्पेस इस्तेमाल की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे ऑपरेशन की योजना में तुरंत शामिल नहीं किया गया था, और अगर ये सच होता तो वो एक बड़ी समस्या होती। लेकिन रिपोर्ट सामने आने के एक दिन बाद ही सऊदी अरब की दिशा बदल गई और कहा जाता है कि अचानक उनकी स्थिति में बदलाव आ गया। आखिरकार सऊदी सरकार ने भी अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, खासकर अगर इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी देश चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे, सबके सब सिवाय ईरान के, क्योंकि तेहरान के लिए अमेरिका की नाकाबंदी उनकी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे गला घोटने के समान है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है इसका असर आम ईरानी नागरिकों पर और भी ज्यादा पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में वार्षिक महंगाई दर 50% तक पहुंच गई है। इससे भी ज्यादा खाद्य महंगाई 100% से ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि हर साल खाने की कीमतें लगभग दोगुनी हो रही हैं। ईरानी रियाल की कीमत भी लगातार गिर रही है। यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई ईरानी जिनके पास देश छोड़ने की क्षमता है वे अपना पैसा देश से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अब उन्हें यह भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और एक और घटना है जिसने लोगों को और भी ज्यादा चिंतित कर दिया है। हाल ही में ईरानी न्यायपालिका ने 200 से अधिक संपत्तियां जब्त कर ली हैं उन लोगों से जिन पर वे राज्य का विरोध करने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सार्वजनिक मुकदमे या स्पष्ट सुनवाई के। जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा ईरानी लोग अपना कारोबार, नौकरी और बचत खो रहे हैं, जबकि सरकार बेतहाशा पैसे की तलाश में है। इसी के साथ एक ईरानी संसद सदस्य ने पहली बार 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद यह स्वीकार किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता पहले हमले की लहर में घायल हो गए थे। अधिकारी के मुताबिक आयतुल्ला मुज्तबा हुसैनी कामेनेई का घर और दफ्तर निशाने पर थे। मिसाइल फटने पर वे सीढ़ियों पर थे। घुटने और पीठ में चोट आई है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ मामूली चोटें हैं और उनकी हालत अच्छी है। लेकिन कई विश्लेषकों को शक है क्योंकि अब तक सुप्रीम लीडर का कोई वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है, जबकि अन्य ईरानी अधिकारी और IRGC कमांडर युद्ध विराम के दौरान खुलेआम यात्रा कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोगों का शक और भी बढ़ गया है कि ईरानी नेता की हालत सरकार के दावे से कहीं ज्यादा गंभीर है।